बाजार बोलता है इसमें फटाफट से एफआईएसडीआईज का डेटा पढ़ लेते हैं, ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं और टॉप गेनर्स और लूजर, फिर न्यूज़ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो कल एफआईएस ने खरीदारी की, ये अच्छी खबर। करीब 3500 करोड़ रुपए का माल वो कैश में प्लस करके ले गए थे। हालांकि डीआईज ने करीब 1292 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। एक बार देख लेते हैं आज ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि चीन का मार्केट भी लूनार फेस्टिवल के बाद आज पहली बार खुला है और वहाँ पर खुलने के बाद तेजी है। करीब 1% की निकाई कोस्पी दोनों में 1-1% का उछाल है। हैंसिंग में करीब 2% की गिरावट और डाउ कल अच्छे से गिरकर बंद हुआ करीब 1.5% नीचे। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ऐसे मार्केट में। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में फाइन ऑर्गेनिक्स करीब 6%, ईपैक ड्यूरेबल्स करीब 5%, मोरपेन लैब अगेन दूसरे दिन लगातार तेजी दिखाता हुआ 5% ऊपर। नेटको फार्मा ब्लू चिप्स में करीब 4% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वीकनेस दिखाने वाले काउंटर्स में अरविंद, एक्जिको, कार्टेट, कोफोर्ज और एलटीटीएस। इसमें से दो तो आईटी की कंपनियां हैं, कोफोर्ज और एलटीटीएस, जहां पर पेन चल रहा है, और उसके अलावा कुछ एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां जहां पर 5% तक की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन कल अमेरिकन मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा और उसके पीछे के कुछ रीज़न भी थे। रीज़न ये थे कि 3 रीज़न मैं कमेंट्री पढ़ रहा था तो उसमें दिखाई दिए कि एक तो ट्रंप के टैरिफ को लेकर अभी भी उनका कड़ा रवैया चल रहा है। दुनिया के देश गेम खेलने की कोशिश नहीं करें, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। और उन्होंने बोला कि जो इस तरह की कोशिश करेगा, शायद उनका इशारा यूरोप की तरफ था, और जो इस तरह की कोशिश करेगा उसको और ज़्यादा हायर टैरिफ झेलने पड़ सकते हैं। तो इससे मार्केट थोड़ा चिंतित हुआ। एआई से सबसे ज़्यादा एक्चुअली मार्केट कल परेशान था, क्योंकि एआई से लगातार चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक रिपोर्ट आई है सिडनी रिसर्च की वहाँ पर अमेरिका में, जिसमें कि उन्होंने कहा कि एआई के चलते करीब 10% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और वैसे भी चीन की कंपनी जो डीप सीक है वो एक नया एआई मॉडल लॉन्च करने वाली है। उसकी वजह से अमेरिकन जो एआई कंपनियां हैं और जो आईटी कंपनियां हैं वो थोड़ा सा डर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नया मॉडल इस तरह का हो कि उनके बिजनेस को भी ठप कर दे। तो ये दो टेंशन तो थी, साथ ही ईरान अमेरिका टेंशन भी है, जिसमें कि ईरान के डील नहीं करने पर बहुत बुरा झेलना होगा उनको। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया और ईरान अमेरिका की हालांकि गुरुवार को एक जेनेवा में मीटिंग होने वाली है, तो इस पर भी दुनिया भर की नजरें रहेंगी। समीर सर, 3 ये रीज़न ट्रंप की जो टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी, हालांकि उनका कानून तो ये कहता है कि 15% के ऊपर वो जा नहीं सकते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कानून की शायद सुनने वाले भी नहीं है, कुछ पता नहीं तोड़ निकालेंगे या क्या करेंगे। और दूसरा एआई, और मैं ईरान पर बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ट्रंप की टैरिफ नीति पर बात करूंगा। सर, ट्रंप का गेम ओवर हो चुका है टैरिफ को लेकर या अभी नहीं हुआ, वो वैसे ही फ्रस्ट्रेशन निकाल लें? आई थिंक वो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे। ट्रम्प शांत से बैठने वाले में से नहीं है, तो वो एक ओवरहैंग रहेगा। बट आप लेट्स लेट्स लुक एट दिस एंड देखिए, अभी हम टैरिफ्स की बात करके कोई मतलब नहीं है। आई बी वेरी फ्रैंक विथ यू, आई थिंक वी आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। क्योंकि हमने जो टर्म्स के साथ अग्री किया है 18%, अगर वो लागू रहते हैं, 15% हो या 18% हो, फाइन, द डिफरेंशियल इज 3%, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। दूसरा, if other countries don't sign their term sheets and they also are trying for the 15% instead of 18 या 19 या 20 जो मिले, Donald Trump can create more obstacles for them. तो मेरे हिसाब से आई थिंक a lot of these countries who have agreed, जिन्होंने पहले से ही अग्री कर दिया है कि हम ये टर्म्स पे करेंगे, वो लोग अपने ट्रेड डील साइन कर लेंगे एंड बिजनेस विल कंटिन्यू। तो ऑल्सो दूसरी बात, वर्स्ट केस सिनेरियो, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्टर्स है उनको मालूम है मैक्सिमम वर्स्ट केस सिनेरियो 18% जो हमको लगना था, जो ट्रेड टर्म्स थे वो लगेंगे। अगर उससे बेटर बेटर हुआ, 15 मिला, तो इवन बेटर। तो यू कैन प्लान योर बिजनेस बेस्ड ऑन दैट, सो दैट इज नॉट समथिंग दैट वरीज। आपने जो दूसरी पॉइंट कही कि ईरान और यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, तो लास्ट टाइम ऑल्सो वी डिस्कस, वी डू नॉट नो कि एक्चुअली क्या रीजन है ये सब कर रहे हैं। दिखाने को तो सब ठीक है कि दे आर डूइंग अ न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड वी डोंट वांट देम टू बिल्ड मिलिट्री। इट्स रॉन्ग फॉर वन गवर्नमेंट टू से कि हमारे पास 10,000 न्यूक्लियर वेपन्स है और आप कुछ मत करिए, आप यू हैव टू ओनली डू व्हाट, एनीवे दोस आर सेपरेट सेकेंडरी इश्यूज। पर व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर वो कुछ एस्केलेट होता है, तो माय बिगेस्ट पेन पॉइंट, और जो हमने आई थिंक लास्ट वीक भी आपके साथ बात की थी, इज नॉट द फैक्ट कि दिस इज गोइंग टू बी मे बी प्रोलॉन्ग्ड और वॉट एवर।
बट अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ने लग गए तो वो इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव रह सकता है। पहले तो हमारा करंट अकाउंट टॉस पे जाएगा क्योंकि वी आर अ वेरी लार्ज इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, तो दैट। सेकंड, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो आइदर वी एज एंड कंज्यूमर्स हैव टू पे मोर क्योंकि प्राइस इंक्रीज करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, या गवर्नमेंट उनकी एक्साइज कलेक्शन कम करेगी। नाउ इफ दे इंक्रीज आवर प्राइसेस तो इन्फ्लेशनरी है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। फिर देन एवरीवन क्वेश्चंस वेदर द इंटरेस्ट रेट्स कैन कंटिन्यू टू कम डाउन, वेदर द ग्रोथ स्टोरी कैन रिमेन। टू, अगर गवर्नमेंट उनकी एक्साइज कम कर देते हैं देन द क्वेश्चन कम्स कि इज द फिस्क गोइंग टू बी मेट, कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 4.2 रखा गया है क्या वो मैनेज कर पाएंगे। तो आई थिंक दैट इज अ बिगर पेन पॉइंट इन दिस मार्केट देन tariffs and all of these things. So in the next hopefully 1 month we will know कि वो कहाँ जा रहा है, but tariffs मेरे हिसाब से now is thing of the past and we should not waste too much time discussing. बिल्कुल ठीक है। तो शरद सर एक बात बताइए, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आज आईओसी में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, हालांकि उस पर एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कि उन्होंने बोला कि थोड़ा तेज हो जाएगा, लेकिन अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है और जैसा कि बढ़ा भी है तो क्या ये लग रहा है कि रेजिस्टेंस के पास है? आज ये शॉर्ट टर्म एक उछाल है कि रिपोर्ट आ गई है तो चलो तेज हो जाते हैं, लेकिन जैसा समीर सर भी बता रहे हैं और जैसा हमें दिख भी रहा है कि ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़े ठीक नहीं है इन ऑयल कंपनीज के लिए, तो क्या ये टॉप बनाता हुआ दिख रहा है आपको आईओसी? सो विवेक जी, अभी ऐसा कोई टॉप फॉर्मेशन नहीं है एज ऑन चार्ट्स और एज ऑन डेरिवेटिव्स डेटा एज वेल। अगर आप आज भी आईओसी को देखिए क्लोजली तो पिछले 5 दिन का स्ट्रक्चर अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग है डिसेंट 176 177 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग है, 177 के ऊपर 177 के ऊपर शॉर्ट बेस तक कट गया, निकल गया प्राइस ऊपर 178 के ऊपर पास ऊपर आ गया है। पीसीआर अभी भी 0.68 है, मींस अभी भी पुट राइटर्स के पास काफी जगह है। तो मुझे लगता है टेक्निकली अभी भी यहाँ पर एक अच्छा मूव पेंडिंग है ऊपर की तरफ। हो सकता है जो लास्ट स्विंग हाई था करीब 182 के आसपास वो निकल जाए, ये है शॉर्ट टर्म का व्यू। अब अगर थोड़ा मैं इसको लंबे लेवल पर लेकर के जाऊं तो जो मूव 145 के आसपास विवेक जी शुरू हुआ था करीब अब देखिए 27 अक्टूबर के आसपास, अगर उसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं, उस पर्टिकुलर मूव को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो जो ट्रेंड बनता है वो करीब 178 तक लेकर के जाता था, जो ट्रेंड आ गया है। अगर हम फिब लेवल्स को देखें, अगर ये कंटिन्यू हो जाता है 178 180 के ऊपर निकल जाता है तो 193 तक के भाव यहाँ खुलते हैं। तो करंट भाव से भी आप देखिए, करंट लेवल से भी मुझे लगता है एक डिसेंट मूव, करीब 7-8% का एक मूव ऊपर की तरफ एक्सट्रीमली लाइकली है। बेस रहेगा 173, तो 173 के बेस के साथ मुझे लगता है 192 की तरफ ये जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग अभी हो गई है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर डिस्कस किया, शॉर्ट चार्ट छोटे चार्ट्स के ऊपर और डेरिवेटिव डेटा के अंदर। सेकंड, आप ओएनजीसी को भी विवेक जी देख सकते हैं, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है ओएनजीसी के अंदर। मुझे लगता है कि दो दिन से गिरावट है लेकिन बेस इंटैक्ट है। आप देखिए तो पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक है, 272 के पास एक बुलिश बेस है और मुझे लगता है 275 के पास एक कॉल राइटर का बेस है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। लगातार ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है, जैसे स्टॉक 270 के ऊपर निकला है 20 फरवरी को, एक डिसेंट ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है। पीसीआर अभी भी 0.63 के आसपास है, आज भी ऊपर इंटरेस्ट 3.5% ऊपर है। तो एक बेस बन रहा है 270 272 के आसपास। जैसे ये 278 का जोन ऊपर ब्रीच करेगा विवेक जी, एक बड़ा मूव आएगा ऊपर 296 की तरफ। तो मुझे लगता है यहाँ से करीब 8% का मूव अभी भी ओएनजीसी में पेंडिंग है। स्ट्रक्चर दोनों के पॉजिटिव है। ऑब्वियस ही बात है, दे आर अ प्रॉक्सी टू व्हाटएवर इज हैपनिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान। अगर इन दोनों स्टॉक्स में अगर सपोर्ट लेवल्स ब्रेक डाउन आता है, सप्लाई जोन डिमांड जोन टूट जाता है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड। इसको एक बार वॉच पे रखना चाहिए, तो हो सकता है ओवरऑल मार्केट के लिए बुलिश हो। ये दोनों कॉन्ट्रा चलेंगे as far as the market is concerned। ठीक है, लेकिन कल अमेरिकन मार्केट जो टूटा वो तो एआई की कंसर्न से काफ़ी ज़्यादा टूटा, वहाँ पर आईटी शेयर बहुत बुरी तरह से टूट रहे हैं। और समीर सर, इस समय पर एफआईज फ्लो भी इंडियन मार्केट में कुछ पॉजिटिव नहीं है। हमने एक डेटा निकाला जो कि केवल आईटी स्पेसिफिक है कि आईटी शेयरों में एफआईज का फ्लो किस तरह का रहा है पिछले 5 सालों में।
तो 2021 में एफआईज ने 24,000 करोड़ रुपए का माल बेचा, लेकिन बावजूद उसके आईटी इंडेक्स 60% चला। उस समय तो खैर कोविड की एक रैली भी थी कि कोविड के बाद जो एक मार्केट में रिकवरी थी तो वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन 2022 में 71,000 करोड़ का माल बेचा एफआईज ने आईटी स्टॉक्स का, और 26% आईटी इंडेक्स गिरा भी उस साल। 2023 में 7,000 करोड़ का माल बेचा एफआईज ने आईटी स्टॉक्स का, लेकिन उसके बावजूद 24% एफआई जो आईटी इंडेक्स था वो चला। 2024 में एफआईज ने करीब 15,000 करोड़ रुपए का माल खरीदा और 22% आईटी इंडेक्स चला। लेकिन 2025 में तो हद ही हो गई, करीब 75,000 करोड़ रुपए का माल बेचा है एफआईज ने और आईटी इंडेक्स केवल 12.5% गिरा है। और 2026 में भी अभी तक 15 फरवरी तक एफआईज ने करीब 13,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है आईटी शेयरों की, और ये इंडेक्स करीब 17% गिर चुका है। सर, वैसे तो आपकी मुझे कोट ऑफ द डे पहले ही मिल गई थी कि 90% ऑफ द डैमेज इज डन, बट द पॉइंट इज कि जिस तरह का एफआईज का पार्टिसिपेशन है इंडिया में, अगर मैं पिछले 2021 से 2026 तक का डेटा देखूं तो एक्सेप्ट 2024 उन्होंने मतलब बाइंग ही नहीं की है आईटी शेयरों में, केवल वो बेचते जा रहे हैं। अभी भी आईटी इंडेक्स में अगर उनकी इन्फोसिस में देखो 30% होल्डिंग है, टीसीएस में 10% होल्डिंग है। अब जो एडजस्टमेंट होकर आएगी मार्च में वो अलग होगी, ये दिसंबर तक की होल्डिंग में बता रहा हूँ आपको। सर, कैसे देख रहे हो सर, अगर कुछ आईटी में खरीदना हो क्या सेफ प्ले है, और क्या कुछ, जैसे आपने बोला कि 90% डैमेज हो चुका है, तो मतलब एसआईपी शुरू कर लें क्या? जी, सो ओके, पहले सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि बहुत इजी है, क्या एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए? अगर आप, मैंने आपको जो समझाया, अगर आपको 10% 12% रिटर्न से एनुअलाइज से आप खुश हो और डिफेंसिव काउंटर लो रिस्क से करना चाहते हो, आई थिंक यस, एसआईपी चालू कर देनी चाहिए। अभी जो आपने सेकंड क्वेश्चन जो दूसरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब एफआईज इतना बेच रहे तो व्हाट इज द रीजन फॉर देम सेलिंग, एंड इज एआई गोइंग टू रिप्लेस एंटायर एम्प्लॉय वर्कफोर्स जो है फ्रॉम फ्रॉम दी आईटी सर्विसेज? तो एक चीज आप देखिए, तो इंडियन आईटी और एनी ऑफ दीज आईटी सर्विसेज जो केटर कर रहे हैं आर केटरिंग टू एंटरप्राइजेस। और अगर ये एंटरप्राइजेस एआई टूल्स डिप्लॉय करते हैं और वहां पे कुछ ग्लिच आता है, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ग्लिच? आर एआई इज कौन है? एंथ्रोपिक गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर कुछ लॉस होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है, आर दे गोइंग टू बी एबल टू फिक्स इट? नो, दे आर नॉट। तो कैन एंटरप्राइजेस इमीडिएटली मूव अवे फ्रॉम एम्प्लॉय बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन? जी नहीं। तो इट इज गोइंग टू हैव टू वर्क एज अ कंजंक्शन, जो आपने एक्चुअली एक डील देखा, एंड ऑल्सो द एंथ्रोपिक के हेड ने कहा कि इट इज नॉट गोइंग टू बी एंटरप्राइज सर्विसेज जो हम कर रहे हैं और एआई, इट इज गोइंग टू बी अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। यानी कि यू आर गोइंग टू नीड दी एआई टूल्स एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू नीड द पीपल इम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि अगर कुछ डिफिकल्टी या प्रॉब्लम आती है, दीज आर द पीपल फॉर द एंटरप्राइज आर गोइंग टू सॉल्व। सो मेरे हिसाब से आईटी स्टोरी इज नॉट ओवर। By the time AI tools become capable enough to develop and fix their own problems, I think वहां 5 6 8 साल निकल जाएंगे, 10 साल शायद भी निकल सकते हैं, बिकॉज नो कंपनी कैन टेक अ रिस्क कि मैं ये इंप्लीमेंट करूं और फिर मेरे पास अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, आई हैव नो बैकअप। आई गिव यू अ सिंपल पॉइंट ऑफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी टाटा मोटर्स में देयर वाज अ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच दैट हैपेंड इनकी यूके प्लांट में। फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ उनकी जैगुआर लैंड रोवर की कार प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। इस वजह से उनको कितनी लॉसेस अफेक्ट हुई थी। नाउ दे फिक्स द साइबर ऑफ कोर्स एंड दे कम आउट, बट इट नीडेड पीपल टू डू इट। एआई टूल ने वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया हुआ था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो हम लोग सब वी आर जंपिंग गन कि ये टूल निकल रहा है, वो टूल निकल रहा है, अगर वो टूल में कुछ ग्लिच आया एंड इफ अ हैकर और इफ समवन कम्स इन एंड बीट्स दैट सिस्टम, हु इज गोइंग टू फिक्स दैट सिस्टम? कौन करने वाला है? तो आई डोंट सी दिस इज अ डाइंग। यस, ग्रोथ स्लो डाउन डेफिनेटली है, जो पहले भी था। तो इफ यू रिमेंबर व्हेन इन्फोसिस वाज मे बी 16 1700, TCS was 3200, दैट टाइम वी सेड कि PEG मल्टीपल जो था
वो थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, because the stocks growing at 5-6% top line, 7-8% bottom line, और trading at 20 times earnings or 22 times earnings. So PEG 3 था. Now these stocks are trading at 14-15 times earnings. Growth may come down from 5% to 3% on top line. Profitability growth may increase from 3% to say 5%. So the PEG has come down. वो 3.5 जो था is down to almost 2.5. So now the cushioning थोड़ा सा आ गया है. And if अगर आप इन IT कंपनीज की ऑर्डर बुक देखिए, are good, strong. If they are able to, थोड़ा सा भी सरप्राइज टॉप लाइन पे 5% और बॉटम लाइन पे 8% हो जाता है, these stocks can actually move up by, I'm not saying much, but by 5-6-7% over the next 1 year. तो आपको वो रिटर्न मिल सकता है. That is my thesis कि why I think IT now the pain point is over. I think FI का जो selling था will also start coming to an end, and they will also hold on to what they currently have. दूसरा सपोर्ट आएगा आईटी में बायबैक्स. आई थिंक टीसीएस विल अनाउंस अ बायबैक शॉर्टली. इन्फोसिस ने तो अभी किया, दे कांट डू, बट ऑल दीज कैश रिच कंपनीज कैन ऑलवेज गिव सपोर्ट बाय बाइंग बैक द स्टॉक, रिड्यूसिंग द इक्विटी बेस, और फिर ईपीएस बढ़ेगा तो देन दी स्टॉक्स विल रीवैल्यू. सो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. जो एसआईपी आपने कहा, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यस यू मस्ट स्टार्ट टू सम एक्सटेंट. समीर सर, लेकिन एक क्वेश्चन, जो आप कह रहे हैं कि बायबैक कंपनीज अनाउंस कर सकती हैं, अब स्ट्रीट इसको पॉजिटिवली लेगा या नेगेटिवली? क्योंकि इन कंपनीज ने पहले बहुत सारे बायबैक्स किए, कैश डिप्लॉय करा. अभी स्ट्रीट सुनना चाहती है कि आप एआई पे कितना कैश डिप्लॉय कर रहे हो, क्योंकि बायबैक पर आपने बहुत बार डिप्लॉय कर लिया. अब थोड़ा सा वहाँ पर अगर आप फंड इन्फ्यूज़ करते हो तो हमें रिटर्न चाहिए, क्योंकि कैपिटल डेप्रिसिएशन हो रहा है अभी. बिल्कुल, व्हाट यू सेड, एआई की इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी. तो द ब्यूटी ऑफ इट इज, जो एआई की इन्वेस्टमेंट होगी, दे डोंट हैव टू डू 100% ऑफ द डेटा सेंटर्स या 100% ऑफ द, दे कैन गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड. टीसीएस ने बहुत बड़ा प्लान किया है. नाउ इफ फॉरेन मनी इज कमिंग इनटू द कंट्री इन डेटा सेंटर्स, ये करंट गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में अनाउंस किया है कि द मनी दैट इज कमिंग इन विल बी टैक्स हॉलिडे फॉर 20 years. A lot of investments जो होंगे will be run by TCS. उनको वो revenue मिलेगा for managing the operations. They will put in some of their own, so जो उनका growth होगा that will come through, and a lot of foreign funds will come through. So you don't require that much capital. Plus इन companies की cash flows इतनी strong है, it doesn't hurt to do some amount of buybacks. अब पूरा पैसा तो सब data centers में immediately नहीं डालने वाले हैं. Either you can do an acquisition somewhere of a LLM मॉडल, जो लैंग्वेज मॉडल्स होती है इंटरनेशनली, इंडिया में तो बहुत कम है, और यू कैन सेट अप दीज डेटा सेंटर्स एंड देन पीपल सेट द LLMs इन इंडिया एंड देन यू रन दी. तो वी नीड टू सी व्हाट कम्स अप, बट यस इन्वेस्टमेंट होंगे, बट यू डोंट रिक्वायर कि आपका ही सारा पैसा लग जाएगा. देयर विल बी एक्सटर्नल फंड्स दैट कम एंड देयर विल आल्सो बी बायबैक साइमल्टेनियसली. दोनों होंगे. शरद सर, आप F&O का डेटा काफ़ी क्लोजली देखते हो और बड़े एफिशिएंटली आपके बड़े अच्छे टारगेट्स वगैरह हिट होते हैं. सर ये बताएं, कोई आईटी का स्टॉक जो कि इस पिटाई में आपको लगता है सपोर्ट पर आ गया, डेरिवेटिव डेटा इस तरह का है कि उसमें इतने शॉर्ट्स बन गए हैं कि अगर जरा सा भी कुछ पॉजिटिव हुआ तो कवरिंग भी उतनी तेज होगी, कुछ ऐसा कोई सेटअप वगैरह बन रहा है किसी भी तरह का? मैंने विवेक जी कुछ एक पॉइंटर्स निकाले हैं, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा. कुछ एक चीजें ध्यान रखिए. मैं आईटी में जरूर बता रहा हूँ मैं कहाँ पर लॉन्ग करूंगा. एक तो यूएस की 10 साल की यील्ड स्टेबलाइज हो जाए थोड़ी, और दूसरा डील विन कमेंट्री थोड़ी इंप्रूव हो, एग्रेसिव अर्निंग कट ना आए कोई, और एफआईए की सेलिंग रुके. ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं, पहली चीज. दूसरा, मैं 3 स्टॉक्स पे ध्यान रखूंगा. इन्फोसिस हाई बीटा है, वोलेटाइल है, टीसीएस डिफेंसिव है, और एचसीएल टेक एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर है. यहां पर क्या करना है, मैं भी एक जी ध्यान रखूंगा. आईवी कभी भी ऐसा हो कि फॉल रुक जाए स्टॉक का और आईवी एक्सपेंशन होने लग जाए. अगर आईवी एक्सपैंड होती है और फॉल रुक गया, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आईवी एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग हो रही है, एक पॉजिटिव डेल्टा बिल्डअप है. वो एक बहुत अच्छी रिकवरी पॉइंट होगा. वो बिल्कुल मैं ऑब्जर्वेशन पे मैंने लगा कर रखा है. कभी भी ऐसा बनेगा, जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ, देखिए स्टॉक गिर रहे हैं आज भी. अभी मैं देख रहा था टीसीएस नीचे की तरफ है, टीसीएस को 11% आईवी अप है, स्टॉक गिर रहा है. तो मैं चाहता हूँ ये स्टॉक कंसोलिडेट हो जाए. उस स्थिति में क्या होगा कि एक बेहतरीन मूव बनेगा. मेरा ध्यान एचसीएल टेक
टेक महिंद्रा की तरफ जरूर रहेगा, इसको एक बार ध्यान, HCL टेक महिंद्रा एंड योर TCS इन्फोसिस, इसमें से अगर मुझे दो ही पिक करने हो तो मैं सिर्फ एक HCL टेक और टेक महिंद्रा को ही पिकअप करूंगा। यहाँ विवेक जी अभी जो स्ट्रक्चर है, देखिए जो गिरावट है 1383 का भाव है, ये आप देखिए अपने 15 सितंबर और 27 अक्टूबर 3 नवंबर के जोन में आकर के ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि फर्दर अभी और थोड़ी इसके अंदर गिरावट है, और हो सकता है बॉटम आउट हो जाए, हो सकता है हमें ये कहीं 1275 1215 के जोन में आता हुआ दिखाई दे, वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अनदर पेनफुल है बट अभी अनदर 7-8% मुझे नीचे इसके अंदर दिखता है, या तो यही जोन में सेटल हो जाए जहां भी है 1383, लेकिन वो मुझे डेरिवेटिव डेटा में भी दिख नहीं रहा है। सिमिलरली अगर हम HCL टेक को भी देखें एक बार, तो यहां पर भी अगर मैं चार्टिकली देखूं तो सेम स्ट्रक्चर है, जो 7 अप्रैल और पिछले साल 22 सितंबर का लो था उसके जोन में आकर के ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ओवर सोल्ड है ये। अब अगर मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डालूं तो ये थोड़ा ओवर सोल्ड है स्टॉक, हो सकता है कभी इसके अंदर रिकवरी आए, मैं ध्यान रखूंगा, आईवी एक्सपेंशन हो, स्टॉक कंसोलिडेट कर जाएगा तो उस स्थिति में जरूर एक बार मैं इसमें विवेक जी बाय दूंगा। मेरा जो बॉटम रहेगा इसका करीब 1250 के पास, 1260 के पास मैं एक बार ऑब्जर्व करूंगा कि क्या जोन में आ रहा है, ये स्टॉक आता है तो मैं एक बार इसके ऊपर लॉन्ग दूंगा, लेकिन मेरा ध्यान जो मैंने आपको बताया 3-4 स्टॉक और जो 4-5-6-8 से फैक्टर्स बताया उस पर रहेगा। समीर सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू। मैंने एक डेटा निकाला था कि प्रमोटर्स ने कल क्या खरीदा, ये एक्चुअली डेटा हमें मिल ही जाता है इनफैक्ट, तो इसमें मैं कुछ शेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। NCC जहाँ पर कल प्रमोटर ने करीब 3.5 लाख शेयर खरीदे, MSP स्टील करीब प्रमोटर्स ने 18 लाख से ज़्यादा स्टॉक्स खरीदे, और आशापुरा माइनकैम यहाँ पर 85,000 शेयर खरीदे। लेकिन आशापुरा माइनकैम और NCC यहाँ पर प्रमोटर्स की लगातार मैं पिछले 1-2 वीक से ट्रैक कर रहा हूँ कि यहाँ पर प्रमोटर्स माल खरीद रहे हैं। सर, आपकी कोई पसंद इन स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में जो कि आपको लग रहा है कि चलो प्रमोटर खरीद रहे हैं, इनको एक चांस दे सकते हैं क्योंकि प्रमोटर्स के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है? ये इंफॉर्मेशन बेसिस पे शायद नहीं लेते हैं मोर नेसेसरली ना। फॉर एग्जांपल आई डोंट ट्रैक आशापुरा माइन या MS, दूसरा मैं NCC को ट्रैक करता हूँ। NCC में वाई इज द प्रमोटर बाइंग, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव होने लग गई है। लुक, इन द लास्ट 6 मंथ्स थोड़ा सा एग्जीक्यूशन डिले हुआ है, बिकॉज ऑफ विच नंबर्स थोड़े सबड्यूड आए, बट उनकी अगर आप ऑर्डर बैकलॉग देखें is very strong. Next 3 years के लिए they have enough orders to execute. Yes, उनको अभी एक लेटर आया था from Government of India for the NHAI that they may not get new tenders, पर वो challenge करेंगे, देखेंगे क्या होता है. But having said that, it's not only road projects, there are also multiple other projects that they can work on. They do it for railways, they do for housing societies. तो उनके पास opportunity अभी भी काफी है. And next 3 years is their good strong orders. अगर execution pickup होता है और उनकी top line और operating leverages play out होती है, their stock can start performing well. It's also trading at 52 euro. तो the promoter knows कि मेरे पास ये सब है, तो he is probably buying. Now, not necessary कि जब एक QIP हो या फिर एक promoter ले रहा हो कि the stock will 100% turn around. मैं आपको एक सिंपल से 2 एग्जांपल देता हूं, सो बी वेरी केयरफुल। मैं आपके व्यूअर्स को क्या समझाना चाहता हूं कि आप थोड़ा ध्यान रख के इन्वेस्ट करिए, जस्ट क्योंकि प्रमोटर ले रहा है या कुछ कर रहा है। एक कंपनी थी कॉक्स एंड किंग्स जो हम ट्रैक करते थे, एक्चुअली मेरे पास थोड़े शेयर्स भी थे। वो एक टाइम पे प्रमोटर बहुत शेयर्स ले रहे थे, बट कंपनी बिकेम बैंकक्रप्ट, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रमोटर बाइंग इज अ गुड थिंग, राइट? सेकंड, अभी एक QIP हुआ था अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ अगो, DB रियलिटी, फॉरगेट DB रियलिटी, चलो आप दूसरा कंपनी, न्यू एज कंपनी ले लो, इक्सिगो में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था एट 260 रुपीज। दिस इज अ ट्रैवल कंपनी, यानी कि ट्रेन बुकिंग, बस बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स, ये सब होती है। वो 260 में कैपिटल रेज किए, एंड वेयर इज द स्टॉक प्राइस टुडे? इट इज एट 160। तो व्हाट लॉजिक डज इट मेक व्हेन दीस बिग फंड्स, DB रियलिटी में भी 150 में 250 में इन्होंने पैसे डाले, नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 1000 करोड़ रेज किए। आप देखिए, मकवारी था, मॉर्गन था, सब बड़े बड़े नाम, क्या हुआ उस दिन के बाद? तो स्टॉक नीचे ही गया। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट प्रमोटर्स बाइंग और QIP बाइंग मेक्स अ स्टॉक अ गुड कंपनी। आप प्लीज अर्निंग्स देखिए, वैल्यूएशन देखिए। NCC में ट्रैक करता हूं, द रीजन प्रोबेबली प्रमोटर्स बाइंग, वैल्यूएशन कंफर्ट्स है, ऑर्डर बुक है, तो
वो बेसिस पे, बट बारिंग अदर टू आई वुडंट टेक अ कॉल ऑन, बिकॉज मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है जमीर सर, ये अच्छा पॉइंट बताया आपने, कुछ एक एग्जांपल बताए ये। और कॉक्सिन किंग सर, एक चीज़ आपने जो दोनों कुछ एग्जांपल्स बताए, फॉर एग्जांपल सर कॉक्सिन किंग हो गया, या बहुत सारी सर, ये जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है इसमें थोड़ा डर ज़्यादा रहता है क्या? ऑलवेज देयर इज मोर रिस्क इन सर्विस बेस्ड, क्योंकि वहां पे एसेट बेस्ड नहीं रहता है ना। हाँ। यू आर बेसिकली योर कैपिटल लाइट, तो जो भी समझो कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, आपके पास कुछ है ही नहीं बेचने को। अगर आप स्टील फैक्ट्री में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, से टाटा स्टील शेयर बायबैक कर रही है, पर उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो स्टील फैक्ट्री तो बिकेगी, कुछ तो पैसा उसमें से छूटेगा। हम्म। बट ये सर्विस इंडस्ट्रीज में अगर डेट रहता है, आई एम सेइंग डेट, आई एम नॉट टॉकिंग, दैट इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि विदाउट हैविंग टू पुट इन केपेक्स, इफ यू हैव डेट, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू दैट। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि सर वो जो दो कंपनियां बची हुई हैं, एमएसपी स्टील और आशापुरा, वही दोनों थोड़ी प्रोडक्ट बेस हैं। क्योंकि एक के पास बॉक्साइट माइन है आशापुरा माइन के पास, और एमएसपी स्टील थोड़ा सा स्टील मेकिंग में है, हालांकि छोटी कंपनी है, बहुत रिलेटिवली छोटी कंपनी है। तो मतलब प्रमोटर को देख के कि मैन्युफैक्चरिंग है तो थोड़ा सा सोच सकते हैं अगर स्टडी किया जाए तो। आई डोंट वांट टू से यस और नो टू दैट आंसर, बट मैं आपको एक चीज कमोडिटीज पे कहूँ। सो whenever commodity sector is doing well, यानी कि commodity prices रन अप हुए है, stocks रन अप हुए, never ever buy those stocks, for the simple reason commodity बहुत cyclical है। Not today, but if you don't sell when the peak happens, या फिर before the turnaround happens, जब गिरते हैं ना, तो ये स्टॉक्स बहुत गिरते हैं। आई कैन टेल यू, मेरे को आशापुरा माइन कैम्प का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है। इफ यू गो बैक टू 2017 का चार्ट, द स्टॉक वाज एट 20 रुपीज। वो 20 रुपीज वाला 900 तक गया था, और वो 900 वाला अभी आज 500 या जो भी प्राइस है। आई नो बिल्कुल। अबाउट इट बिकॉज ये इंफॉर्मेशन फ्लो मेरे पास आया हुआ है ये स्टॉक पे, बट आई चोजन टू इग्नोर इट। बट अगर जो आप 20 रुपए वाला 90 हुआ है, सॉरी 900 हुआ है, जो 500, वो वापस भी 100 हो सकता है, बिकॉज कमोडिटी साइकिल, अगर एल्यूमिनियम प्राइसेस नीचे आते हैं, बॉक्साइट प्राइसेस नीचे आते हैं, आप माइन लेके भी करोगे क्या? आप बेचोगे क्या? प्रॉफिटेबिलिटी में बेचोगे, राइट? सो कमोडिटी इज वेरी सिक्लिकल। देयर इज अ थियरी जो मैं बिलीव करता हूं, जब कमोडिटी सेक्टर में वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच्ड है, क्योंकि अर्निंग्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे, वो टाइम पे आप कमोडिटीज लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी साइकिल टर्न होगा। और जब भी वैल्यूएशंस फेयर लगते हैं और स्टॉक्स बहुत रन अप हुए हैं, पीपल आर नाउ टॉकिंग की ग्रोथ बेसिस है, टॉप लाइन, वो टाइम पे आप अवॉइड करिए, क्योंकि ऑल द पॉजिटिव्स आर इन द प्राइस, और वर्स्ट इज गोइंग टू कम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप हिस्ट्री कभी भी कमोडिटी के देखें, जब भी ईवी बाय एबिटा या पीई बहुत बड़ा लगता है, या फिर लॉस वाली कंपनी लग रही है, तब से स्टॉक लोएस्ट पे रहेगा, और टर्न अराउंड तभी होता है, और तभी आपका रिटर्न कमोडिटीज में बनता है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सर। यही चीज़ सर आपसे सीखने के लिए मिलती है, और मज़ा आ जाता है इन सब चीज़ों को सीखने के बाद। और थोड़ा सा सर, विवेक जी, आई डोंट नो आप सीख रहे हैं, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, नहीं जो नहीं आई एम सर, जस्ट मैं इनफैक्ट मैं ही this नहीं is- सर, ये हर वो दर्शक सीख रहे हैं जो हमें सुन रहे हैं इस समय। और मतलब इस तरह के कमेंट्स आते हैं सर, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि जब हमारे शो के बाद जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ कभी कभी, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, शरद सर के लिए होते हैं, आपके लिए होते हैं। तो ये कमेंट्स ही हमें स्ट्रेंथ देते हैं कि हाँ, हम जो कर रहे हैं, जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो बड़ा अच्छा एक कॉन्वर्सेशन है जो लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सर। शरद सर, जरा ये 3 शेयर सर चार्ट सेटअप पर देख के बताइए सर। देख रहा देख रहा आशापुरा माइन कैम्प सर, आशापुरा आज है, इतने गिरे हुए NCC बाजार में, आज इतने गिरे हुए बाजार में सर ग्रीन में खड़ा हुआ है। एमएसपी स्टील भी ग्रीन में खड़ा हुआ है। एनसीसी में लगातार प्रमोटर बाय कर रहा है, और जैसा समीर सर भी बता कर गए कि भाई ये कंपनी थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट दे रही है। सर, आपको अगर इन 3 में से चुनना हो तो आप किसको चुनोगे? जी, तो विवेक जी वही मैं देख रहा था, एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं एमएसपी स्टील नहीं देखा था, इसको भी देख लेता हूँ। हाँ। जी, तो देखिए मैं नंबर वाइज जाता हूँ। तो सबसे पहले एमएसपी स्टील को देखते हैं। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न है मंथली चार्ट्स के ऊपर, चूंकि आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हैं।
पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में स्टॉक मंथली चार्ट्स के ऊपर, बड़ी बात है। एक अच्छा सपोर्ट है एमएसपी स्टील का, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इसका प्राइस है 31 रुपया, बेस है 20 रुपया, और सप्लाई जोन सबसे बड़ा है 40 रुपया। तो विवेक जी ये 40 निकल जाएगा एक बार तो ये अपने दोबारा स्विंग हाई की तरफ निकलेगा, दैट वाज समवेयर अराउंड 64 65। तो ये टेक्निकली ऑन टेक्निकल चार्ट्स ये काफी स्ट्रांग है, बिल्कुल एक अच्छी स्ट्रेंथ है। बेस रहेगा 21 रुपए के पास, ब्रेकआउट जोन रहेगा 40 रुपए के पास, और टारगेट रहेगा 65 रुपए का। तो मुझे लगता है कंसोलिडेशन है करीब, जैसा मैं देख पा रहा हूँ पिछले साल मार्च के बाद, एक साल हो गया ऑलमोस्ट, 21 रुपए से 40 रुपए के बीच में कंसोलिडेट हो गया है गिरने के बाद। तो आई थिंक नाउ पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में है, तो इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग जो हमको टेक्निकल एनालिसिस सिखाता है। तो ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग में 21 रुपए का बेस है, 40 रुपए का ब्रेकआउट, 64 रुपए का टारगेट। दूसरा स्टॉक आता है एनसीसी। तो देखिए एनसीसी में क्या खूबसूरत बात है कि लगातार जुलाई के बाद से, जुलाई 25 के बाद से स्टॉक गिर रहा है। ये पहला महीना है जब स्टॉक ने एक इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश की इस महीने की बात मैं कर रहा हूँ, फेब की। अभी कुछ दिन और बचे हैं खत्म होने में। तो जैसे ही ये इनसाइड कैंडल कंप्लीट होता है तो ये बेस बना लेगा 135 रुपए के पास। ये वही बेस है जो सितंबर 2023 के आसपास इस जोन पे ब्रेकआउट आया था विवेक जी, बड़ा ब्रेकआउट आया था इस जोन के पास से। और ये जोन पर आप देखिए पहले मार्च 2018, इससे पहले मार्च 2008 इस जोन में ट्रेड करता था। ये तब यही हाई हुआ करता था, 135 के ऊपर निकल गया था तो हमें 350 तक के भाव मिले थे। अब उसी जोन में आके दोबारा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इनसाइड कैंडल कंप्लीट होता है तो एक पुल बैक आएगा। चूंकि नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर में है तो एक लिमिटेड पुल बैक अभी मैं एंटिसिपेट करूंगा, वो है 230 रुपए तक। तो बेस रहेगा बहुत छोटा 135 रुपए के पास, पुल बैक रहेगा 229 रुपए तक। तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ इसमें करीब एक 50-1% का टारगेट मुझे दिखता है। ट्रेंड फॉलोइंग नहीं है, कॉन्ट्रा लॉन्ग है ये। एमएसपीएल वाज अ ट्रेंड फॉलोइंग चार्ट, वहां पर एक बड़ा टारगेट मुझे दिखता था जो मैंने ब्रेकआउट के बाद 40 रुपए के बाद मैंने जो टारगेट दिया था वो करीब 63 रुपए का था, जो डिसेंट 50% का टारगेट है। बट ये सब टेक्निकल चार्ट्स पर दिख रहा है, फंडामेंटल आपने कवर कर लिया विवेक जी। तीसरा स्टॉक है आशापुरा माइनकम। तो आशापुरा माइनकम भी एक पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में चलता हुआ स्टॉक है। पिछले 2 महीने में गिरावट आई है, अदरवाइज अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। नाउ द ब्यूटी ऑफ द सेटअप इज कि जो बिल्डअप बना था आपका सितंबर 2025 में, उसी जोन पर एग्जैक्ट आकर के रुका है। तो क्या ये जोन सस्टेन करेगा? जो ब्रेकआउट जोन था इसका, जो अगर आप देखेंगे नवंबर 2023, इसके बाद जुलाई 2025 में जो ब्रेकआउट जोन था वो भी यही था 515-530। क्या ये जोन सस्टेन करेगा? कर गया, पुल बैक आया तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चलेगा, क्योंकि एक डिसेंट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है ये। और मुझे लगता है कि इट कैन बी, इसमें केवल एक चीज है कि मंथली क्लोजर मंथ के लो पर हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूं। सस्टेन कर जाए 515, 525, 26 के ऊपर, तब एक बार इसको लॉन्ग लेना बनता है। 2-4 सप्ताह सस्टेन हो जाए तो एक बड़ा लॉन्ग 912 की तरफ जाएगा। करंट भाव से देखें तो करीब 50-60% का मूव है। लेकिन विवेक जी आपने निकाला है, आप हमेशा हिस्टोरिकली, मुझे याद है शायद हम लोग 2018 शायद 2020-22 से बात कर रहे हैं, 4-5 साल तो हो गया, आप स्टॉक निकालते हो तो चलता है, मतलब आपका एनालिसिस बढ़िया होता है। तो जो आपने टेक्निकल व्यू मांगा वो मैंने आपको दे दिया विवेक जी। बिल्कुल ठीक है। तो शरद सर ने तीनों ही स्टॉक्स पर बता दिए हैं अपनी राय, और अब हमारे साथ जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। जैन साहब, इतना क्यों परेशान दिख रहे हो? नमस्कार शरद जी को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार भाई साहब। अंशुल जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आपकी तबीयत ठीक हो गई सर? हाँ अंशुल जी, बस आप लोग की दुआ है, सब ठीक हो रहा है धीरे धीरे जी। अरे तो हमको ही बता दीजिए सर, हम तो 12 साल से पेट दर्द से परेशान है, अभी तक नहीं सही हो रहा है। तो उसके लिए आप कभी विवेक जी का नंबर शेयर कीजिए मैं तो फिर उस पर लंबा डिस्कशन होगा अरे ये तो अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया था अंशुल भाई कि आप भी उसी प्रॉब्लम से, मतलब आप हालांकि पीठ दर्द की प्रॉब्लम के दूसरे वेरिएंट से परेशान थे। नहीं मैं विवेक जी पीठ दर्द से नहीं परेशान हूँ, पीठ और कंधे के मेरा कुछ और थोड़ा प्रॉब्लम है अदर देन दर्द। मेरा दर्द मेरा नहीं है, मैं एक रेगुलर जिम करने वाला, रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला आदमी हूँ, लेकिन ये है कि कुछ और प्रॉब्लम है अदर देन दैट व्हिच इज स्लाइट न्यूरोलॉजिकल इन नेचर, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। जैन साहब, शरद सर, चलिए अब 11:15 हो गए, अब आपको F&O की भी तैयारी करनी है सर। मैं थोड़ा भूल गया, आज वक्त थोड़ा
बह गया। आप सर तैयारी कर लीजिए, फिर आधा पौना घंटे बाद मिलते हैं हम लोग। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स ऑल द व्यूअर्स। ठीक है अंशु जी, मिलते हैं, टेक केयर। धन्यवाद सर। अंशुल भाई, अब फटाफट से बताओ, ये कहाँ इंडेक्स का कोई सपोर्ट वपोर्ट दिख रहा है क्या? सर अगर कल जो हमने डिस्कस किया था 25,663, 25,532, आईटी की वजह से इसके नीचे चल रहा है। 75 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल की फॉर्मेशन है। हालांकि 29 मिनट बचे हुए हैं अभी कैंडल क्लोज होने में। क्लोज होते होते अगर 25,532 के ऊपर आके क्लोज करती है तो आराम से बाउंस बैक कर जाएगी, और नहीं करती है अगर 532 के ऊपर, तो फिर अगली कैंडल से सेल ऑन रैली 29 मिनट में ये कैंडल खत्म हो जाएगी, यानी 11:45 पे। 11:45 के बाद ये सेल-ऑन रैलीज वाला मार्केट बन जाएगा 25,372 तक के लिए। तो अगले 30 मिनट आपको इंतजार करना बहुत जरूरी है। मेक और ब्रेक इसी में है, बट एज यूजुअल हमारा फोकस निफ्टी पे नहीं है, हमारा फोकस बैंक निफ्टी पे है, जो वापस से डे हाई पे खड़ी है। 61,360 निकल के दिखती है तो हम बैंक निफ्टी में ही तेजी करेंगे। ऑल टाइम हाई हमारा टारगेट रहेगा, बीच में 61,678 पे अटक सकता है। मतलब 678 के आसपास ऑल टाइम हाई है वो 100 पॉइंट की रेंज में, तो एक बार अटक सकता है, बट टारगेट जो है 62,000 का खुलेगा 61,360 के ऊपर। दूसरा, अभी इंडसइंड बैंक बाई दिया है 921 रुपए पे, 927-28 चल रहा है। ये 890 से आपको बताते हैं, मतलब आपके साथ डिस्कशन हो रहा है 890 से कि 1084 जा रहा है। हर डिप पे बाई करना है, तो 2-3 दिन की डिप मिली थी, अगर आपने बाई कर ली तो ये फिर आपको अपसाइड खाने का मौका मिल गया।